This is a periodic vibration in the intensity of sound caused by the superimposition of two sound waves of slightly different frequencies are called beats. Okay, एक बार फिर से हम repeat कर दे रहे हैं. This periodic variation in the intensity of sound caused by the superimposition of two sound waves of slightly different frequencies are called beats. Okay, तो ये beats का definition है. ये कल के क्लास में मैंने आप लोग को बताया था. और दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? ये तो इजी है, ये तो आप लोग बता सकते हो. बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी. बाद में लिखा. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी. देखो मैंने पैडलेट का लिंक भेज दिया ना. पैडलेट का लिंक मैंने भेज दिया, एक बार आप लोग मैसेज बॉक्स में चेक करिए. पैडलेट का लिंक मैंने भेजा हुआ है. देखो ये चैप्टर आप लोग का फिनिश्ड होने वाला है, ठीक है. तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए क्योंकि फरवरी में ही आप लोग का एग्जाम है. तो इसलिए पढ़ाई को थोड़ा आप लोग सीरियस लीजिए, ठीक है. स्कूल कभी भी खुल सकता है, तो ये मान के चलिए कि आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम ही होगा, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. तो आप लोग मेहनत करिए, बहुत कम समय बचा हुआ है. और ये जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाता है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. पेपर देखो हम ही लोग को बनाना होता है, तो हम ही लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं. तो क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है यही आपके पेपर में आएगा, ठीक है. बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. तो इसलिए जो भी आप लोग को बताया जा रहा है उसको सीरियसली आप लोग पढ़िए पढ़िए, ठीक है. और उसको नोट करिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो आप लोग को शेयर किया जा रहा है, ठीक है. तो इसीलिए देखो ये क्वेश्चन हम आप लोग को शेयर करते हैं ताकि आप लोग ये न फील हो कि ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है या हम लोग को बताया नहीं क्या है, ठीक है. बीट्स क्या होता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, और ये देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसी तरह के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है. तो कोई आंसर नहीं दे रहा, मैंने लिंक तो भेज दिया है पैडलेट का, ठीक है. अच्छा तब हम क्लास से कंटिन्यू करते हैं. या तो आप लोग पढ़ ही नहीं हो या तो आप लोग आंसर नहीं देना चाह रहे हो. चलो ठीक है. तो देखो आज का टॉपिक है, दिस इज अबाउट द डॉपलर इफेक्ट, ठीक है. डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये आज का टॉपिक है, ठीक है. डॉपलर इफेक्ट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये भी आपके पेपर में आता है, ठीक है. देखो आप लोग को क्लास में केवल यही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो आप लोग के पेपर में आता है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए अगर हम आप लोग से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज पेपर में आएगा तो इसका मतलब कि वो आएगा. आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें आएंगे क्योंकि ये सब पेपर में आएगा, इसीलिए क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आज का टॉपिक है अबाउट द डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो देखो what do you observe when you throw a pebble into a body of water apart from the pebble sinking, ठीक है. Doppler effect explained why we perceives a change in frequency
when the wave source approaches or retreat from S। देखो डॉपलर इफेक्ट का एक हम आप लोग को एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मान लो सपोज कोई ट्रेन अगर आपके नजदीक आ रही है, ठीक है, तो ट्रेन जब नजदीक आता है तो आप लोगों ने फील किया होगा कि ट्रेन का जो साउंड जो होता है वो बढ़ जाता है, और वही ट्रेन जब आपसे दूर जाता है तो ट्रेन का साउंड जो होता है कम हो जाता है। वाई? Because this is due to the relative motion between the source and the observer। You know that train is the source and we are the observer। तो source अगर observer के नजदीक आता है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और source अगर observer से अगर दूर जाता है तो साउंड की स्पीड कम हो जाती है ना। दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में आपको यही बताया गया है कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, this is depends upon the relative motion between the source and observer। okay, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। the frequency of the sound is depends upon the relative velocity between the source and the observer। okay, तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोग को ट्रेन का दिया है। अब देखो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, तो देखो एक मिनट, देखो क्लास में कोई एंट्री ठीक है, तो देखो यही आपका है डॉपलर इफेक्ट। Doppler effect is the change in frequency of a wave or sound wave for an observer moving relative to its source। okay, second, the observer observes an upward shift in frequency when the wave source is approaching, and a downward shift in frequency when the wave source is retreating। retreating का मतलब कि दूर जा रहा है, approaching का मतलब नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने जो आपको बताया वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है दिस इज डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ओके, अब देखो डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू ऑल वेव्स इंक्लूडिंग साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एंड वाटर वेव्स। डॉपलर इफेक्ट जो होता है तीनों में पाया जाता है। ठीक है, साउंड वेव्स अभी जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है क्लास 11 में, लाइट वेव्स में भी दिया हुआ ये क्लास 12th में है, और वाटर वेव्स के बारे में भी है, बट ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। आप लोग को केवल क्लास 11 में साउंड वेव्स के लिए पढ़ना है अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, ये देखो डॉपलर इफेक्ट ओरिजिनेटेड इन 1842 बाय एन ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर। क्रिश्चियन डॉपलर proposed डॉपलर इफेक्ट इन हिज आर्टिकल ऊबर डेज ब्रिजेस। एक्चुअल में इन्होंने एक ऑस्ट्रियन लैंग्वेज का यूज किया है, translated as on the colored light of the binary stars and some other stars of the heavens। देखो आप लोग को स्काई में स्टार जो है ट्विंकल्ड करते हुए दिखाई देता है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट। ओके, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट। खैर वो तो क्लास 12th में है। ये देखो डॉपलर हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड फॉर साउंड वेव Bees Ballot in 1845, who confirmed that the frequency of sound which emitted wave was higher than frequency when the sound source approached him। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे सोर्स अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। जैसे सपोज मान लो अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, और ट्रेन नजदीक आ रहा है, तो जब ट्रेन नजदीक आता है तो ट्रेन जो भी साउंड वेव्स जनरेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, and lower than the emitted frequency when the sound source receded from him। और वही अगर सोर्स ट्रेन अगर आपसे दूर जा रहा है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इट मींस इट्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ सोर्स ना। हिप्पोलिट फिजियो फाउंड सिमिलर रिजल्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जॉन स्कॉट रसेल, तो ये साइंटिस्ट लोग का नाम दिया है जिन्होंने डॉपलर इफेक्ट पे जिन्होंने रिसर्च किया था, इनको भी ये सेम रिजल्ट मिला था। Concept of Doppler effect। To understand the concept of Doppler effect, we must first understand the following। पहला wavelength, दूसरा frequency और तीसरा velocity। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से हम लोग इन तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला frequency, दूसरा wavelength और तीसरा velocity। ठीक है, आए समझ में।
हम्म अब देखो, सबसे पहले देखो वेवलेंथ होता क्या है, ये तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। व्हाट इज वेवलेंथ, कोई बता सकता है व्हाट इज वेवलेंथ? कोई बता सकता है व्हाट इज वेवलेंथ? नहीं, ये देखिए यस बिल्कुल सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमा और डिस्टेंस बिटवीन द टू मिनिमा इज कॉल्ड द वेवलेंथ। सामने स्क्रीन पे देखो, आपको दो मैक्सिमा दिख रहा होगा, इस वेव्स का दो मैक्सिमा दिख रहा है, इन दोनों मैक्सिमा के बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है v अपॉन एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देखो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और v का मतलब स्पीड, ओके। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम, ओके। सामने स्क्रीन पे देखो, आपको लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का डायग्राम दिया हुआ है। लो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम है और हाई फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है। द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम in term of waves, it's the number of waves passing a given point per unit time. Unit of frequency is hertz, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। चला गया। ठीक है, अब देखो ये देखो आपको सामने दो कार दिख रहा होगा, द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन। देखो ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो कार ए आगे की तरफ है, कार बी पीछे की तरफ है और कार ए की स्पीड ज्यादा है। तो अगर मान लो कार ए का कार बी का रिस्पेक्ट में, कार ए का कार बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालना है, तो कोई बता सकता है कि कार ए का कार बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? कोई बता सकता है? हाउ मच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी? कितना? 10? 10? यस बिल्कुल सही, 10 मीटर पर सेकेंड ना, क्योंकि दोनों कार का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों कार का डायरेक्शन अगर सेम है तो कार ए की वेलोसिटी में से कार बी के वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 30, तो कार ए का कार बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। ध्यान रखिएगा दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन वाटर वेव्स। इमेजिन यू आर स्विमिंग विथ योर फ्रेंड, खैर ये तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। You got too excited about your find that you were speechless when Paul arrives. ये तो खैर इसको छोड़िए, फालतू चीज है। ये देखो, ये वाटर वेव्स में डॉपलर इफेक्ट का इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। सायरन ऑन अ पुलिस कार सोर्स emitting a uniform series of sound waves moving away from the source in all direction, ठीक है। तो ये देखो, ये कार दिया हुआ है, कार में एक सायरन लगा हुआ है जिससे साउंड वेव्स जनरेट हो रहा है। If the observer decide to walk towards the source, the speed of the waves in relative to the observer, ठीक है। देखो ये सामने जो स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, ये भी हम आप लोग को हम प्रूव करके हम बताएंगे, एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए आता है, ये जो सामने दिया हुआ है। देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ डैश, दिस इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए आता है कि व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो देखो ये ठीक है, ये फॉर्मूला जो स्क्रीन पे दिया हुआ है ये हम लोग को प्रूव करना है।
द जनरल डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी नॉट इंटू एफ। वी का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, वी एस का मतलब होता है स्पीड ऑफ सोर्स, वी नॉट का मतलब होता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और एफ का मतलब होता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। दिस इक्वेशन अप्लाइज टू ऑल फोर कंडीशन मेंशन प्रीवियसली। ठीक है, अभी फार्मूला हम आप लोग को प्रूव करके हम बताएंगे। In the 1600 year or so since Doppler first described that wave phenomena that would cement his place in history, several practical applications of the Doppler effect have emerged to serve society. In all of this application, the same basic thing is happening. ठीक है, तो खैर ये सब तो यही सब है। देखो ये सब इसका एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट का। मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज होता है। फिजिशियन एंड मेडिकल टेक्नीशियन अप्लाई डॉपलर इफेक्ट टू मेजर द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन अ पेशेंट बॉडी अलोंग विथ अल्ट्रासाउंड। डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से मतलब रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो पता किया जाता है कि बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है और डायरेक्शन क्या है। Ultrasound beams are pointed towards an artery and the reflected waves exhibit a shift in the frequency because the blood cells are acting as the moving sources of sound waves. Okay. An echocardiogram uses sound waves transmitted by ultrasound to produce images of the heart. Transducer transmit and receive waves which are reflected when they reaches the edges of the two structure with different densities. ठीक है, तो देखो ये मेडिकल डायग्नोसिस में डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड पता करने के लिए। फ्लो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज द लेजर डॉपलर velocimeter LDV and acoustic Doppler velocimeter ADV have been developed to measure velocity in the fluid flow. A light beam or an ultrasonic acoustic burst is released by the LDV and ADV respectively, subsequently measuring the shift in the wavelength of reflection from particles moving with the flow. This technique allows non-intrusive flow measurement at high precision and high frequency. Okay. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है। सैटेलाइट एम्प्लॉयज डॉपलर इफेक्ट इन इट्स ट्रैकिंग टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड रिसीवर एट द टाइम ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एज वेल एज द टाइम इटसेल्फ। अप्रोचिंग सैटेलाइट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द एक्चुअल ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी। ओके, सैटेलाइट क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। As it retreats, the frequency lowered at the time of closest approach, the transmitted and the received frequency are usually the same. Okay. तो ये तो डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन है। इसके अलावा देखो और कहाँ यूज है। डॉपलर इफेक्ट हैज फाउंड इट्स यूज इन सेवरल अदर एरिया व्हिच इंक्लूड्स एस्ट्रोनॉमी, वाइब्रेशन मेजरमेंट टू सेंस गेस्चर या कंप्यूटर बेस्ड ऑडियो, वेलोसिटी प्रोफाइल मेजरमेंट एटसेट्रा। ओके, तो ये सारा का सारा डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी तो मैंने आप लोग को ये बता दिया कि डॉपलर इफेक्ट का यूज क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो अब हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसका फॉर्मूला कैसे एग्जाम में कैसे प्रूव करना होता है। ठीक है, तो एक मिनट। तो हाँ, तो मेरा आज का टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपके एग्जाम में आता है। देखो साउंड वेव्स जो आपका जो चैप्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वेव्स। तो इसमें मेरा आज का टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डेफिनेशन है, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। तो देखो according to its definition, according to the definition of Doppler effect, the apparent change in the frequency of sound
the apparent change in the frequency of sound the apparent change in the frequency of sound the apparent change in the frequency of sound when the source comma the observer when the source comma observer. Okay, when the source and observer and the medium are in relative motion. Okay, are in relative motion. Okay, is called Doppler effect. Okay, is called Doppler effect. ये Doppler effect का डेफिनेशन है. ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स change in frequency of the sound when the source observer and the medium are in relative motion is called Doppler effect. ठीक है, अब देखो, अब हमें डॉपलर इफेक्ट के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, तो देखो डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे. देखो इसमें बहुत सारे कंडीशन है, तो अलग अलग कंडीशन है, जिसमें से एक कंडीशन, एक या दो कंडीशन आज हम आप लोग को हम बता देंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है. सबसे पहला कंडीशन है apparent frequency when the source moves towards when the source moves towards the stationary observer. Okay, moves towards the stationary observer. Okay, stationary observer. Okay, मेरी बात समझ में, मतलब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है. ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को भी एग्जांपल बताया था ना कि जैसे सपोज मान लो कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो. ठीक है, तो इट मींस यू आर द ऑब्जर्वर. अगर आप प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े हो तो आप मतलब ऑब्जर्वर हो. ठीक है, और जो ट्रेन आपके जो नजदीक आ रहा है वो ट्रेन क्या है, सोर्स है. ठीक है, तो अब जरा ये बताओ, ये प्रैक्टिकली सबको पता है, ये तो सबको पता है कि जब ट्रेन जब नजदीक आएगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी. क्यों, जब ट्रेन जब नजदीक आएगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. तो अब हमको ये चीज प्रूफ करना है कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्राइंग द डायग्राम. सबसे पहले देखो एक डायग्राम हम प्लॉट करेंगे और इसमें सोर्स और ऑब्जर्वर, क्या कर रही हो, सोर्स और ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एक मिनट. जैसे ये देखो, दिस इज द पोजीशन ऑफ सोर्स. ये सोर्स का पोजीशन है S, और सपोज जब जिस पोजीशन पे लिया जा रहा है वहां पे टाइम कितना है, 0 सेकेंड. ठीक है, तो जिस पोजीशन पे लिया जा रहा है उस पोजीशन पर टाइम कितना है, 0 सेकेंड. अब देखो, अब ये t इज इक्वल टू कैपिटल T सेकेंड पे, क्या हो रहा है ये बताओ. सोर्स का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है ना, 0 से T सेकेंड पे पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा ना भाई. अगर जैसे जैसे अगर मान लीजिए सोर्स अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो T सेकेंड के बाद इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा. ओके, और सपोज सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो L है. अब देखो ये मान लो सपोज ये ऑब्जर्वर है, ये देखो ये जो है सपोज दिस इज द ऑब्जर्वर. ओके, और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का ये टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है, दिस इज L. सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, दिस इज L. ओके,
दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ओके, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। व्हेन सोर्स चेंज इट्स पोजीशन, देन वी वांट टू फाइंड आउट द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये देखो, सोर्स अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। सपोज सोर्स का इनिशियल पोजीशन क्या था, ए, और ये सोर्स का फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो हमें ये पता करना है कि इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ओके, first of all, at time t is equal to 0, suppose the source is at distance L from the observer and emits a compression pulse. It reaches the observer at time. तो सपोज मान लो कि सोर्स आपका किस पोजीशन है, ए पर है। तो एट t is equal to 0 सेकेंड, तो बताओ एट t is equal to 0 सेकेंड पे ये आपको पता करना है कि कितना टाइम लग रहा है साउंड वेव्स को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ ये हो जाएगा L अपॉन V हो जाएगा ना, दिस इज L अपॉन V एट t is equal to 0 सेकेंड। अगेन द सोर्स इमिट नेक्स्ट कंप्रेशन पल्स आफ्टर अ टाइम कैपिटल T। अब देखो, अब सपोज मान लो, अब हम लोग कैपिटल T सेकेंड बाद निकाल रहे हैं, ठीक है। कैपिटल T मतलब ये स्मॉल t किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल T। कैपिटल T सेकंड पे अगर हम निकाल रहे हैं तो बताओ कैपिटल T सेकंड पे देखो सोर्स का पोजीशन चेंज हो गया ना। सोर्स अब आपका कहां पर है, बी पर है। तो सोर्स देखो अब ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है। तो सोर्स अगर ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है तो ये बताओ अब टाइम क्या होगा, टाइम चेंज होगा। तो अब इस केस में हम लोग टाइम निकालेंगे t2 एंड दिस इज इक्वल टू द ओरिजिनल टाइम कैपिटल T प्लस और रिलेटिव मोशन relative distance between the source and observer L minus Vs into capital T और upon this is V। तो देखो ये तुम्हें क्या मिल गया, this is T2। The source emit next compression pulse after a time capital T. In the meantime the source has moved a distance Vs into capital T। आप जरा ध्यान से देखो, ये जो आपका सोर्स जो है A से B तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, Vs into कैपिटल T ना। तो बताओ ये B और ऑब्जर्वर मान लो आपका कहां पर है, C पर है। ऑब्जर्वर अगर C पर है तो बताओ पॉइंट B और C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, दिस इज L माइनस Vs इंटू कैपिटल T होगा ना। टोटल डिस्टेंस में से Vs इंटू T को माइनस कर देंगे ना। और B से C तक जाने में सपोज मान लो कि स्पीड कितना है, V है ना, ठीक है ना। V क्या है, V इज द स्पीड। द सेकेंड कंप्रेशन पल्स रीचेस द ऑब्जर्वर एट टाइम। तो बताओ टोटल टाइम T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A से B तक जाने में जितना इसको टाइम लग रहा है और प्लस B से C तक जितना टाइम लग रहा है साउंड वेव्स को C तक पहुंचने में, दोनों टाइम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, ठीक है। The time interval between two successive compression pulse or the period of the wave as detected by the observer। अब तुम्हें टाइम इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो देखो टाइम इंटरवल निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग टाइम इंटरवल निकालेंगे और टाइम इंटरवल निकालने के बाद बताओ तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो टाइम इंटरवल सपोज दिस इज टी डैश। तो बताओ टी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो T2 है इसमें से T1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल टी डैश आ जाएगा। व्हाट इज T2 कितना आया था, T प्लस L माइनस Vs इंटू कैपिटल T अपॉन V, और T1 कितना था, माइनस L अपॉन V। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो बताओ दिस इज T डैश, तो बताओ T डैश कितना आएगा, व्हाट इज T डैश, दिस इज इक्वल टू T प्लस L अपॉन V माइनस Vs इंटू कैपिटल T अपॉन V, और ये माइनस L अपॉन V, ठीक है। तो देखो ये प्लस L अपॉन V माइनस L अपॉन V कैंसिल हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज T डैश कितना आएगा, तो देखो ये T डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, T डैश इज इक्वल टू आ जाएगा T
माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी अपॉन वी, केवल यही बचेगा ना। तो टी डैश इज इक्वल टू वी इंटू टी माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी अपॉन वी। ये देखो एलसीएम लिया गया, ठीक है। और बताओ इसमें से कैपिटल टी कॉमन निकल रहा है, कैपिटल टी को कॉमन ले लो। तो दिस इज v माइनस वी एस अपॉन v और इनटू क्या आ गया, दिस इज कैपिटल टी। ओके, अब देखो अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को रिवर्स कर देंगे। क्यों, इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी डैश, और इसको भी रिवर्स करेंगे राइट हैंड साइड में भी। तो v अपॉन v माइनस वी एस और इनटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल टी। और जरा ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कैपिटल टी। इट मींस न्यू डैश क्या होगा 1 अपॉन टी डैश ना। तो 1 अपॉन टी डैश की जगह क्या रख देंगे, देयरफॉर दिस इज न्यू डैश। और बताओ ये आपको क्या मिल गया, दिस इज v अपॉन v माइनस वी एस और इनटू कितना हो गया न्यू। और देखो यही आ गया, दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यही आपका है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब बताओ यहाँ पे कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी स्टेप में अगर कोई डाउट हो तो इट मींस अगर जब सोर्स अगर ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है, सपोज ए से बी पे जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो पॉइंट बी पे जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी कितना है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू। v का मतलब क्या है, व्हाट इज v, v का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे v का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। ओके, स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज vs, vs का क्या मतलब है, vs का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। ओके, न्यू क्या है, न्यू क्या है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ओके, और न्यू डैश क्या है, दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एट द पोजीशन बी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एट द पोजीशन बी। ओके, अब बताइए किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बताइए, हो जाएगा एग्जाम में आप लोग कर लोगे। किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बताइए। सिंपल है, आपको 0 सेकंड पे t1 निकालना है, फिर t सेकंड कैपिटल T सेकंड पे t2 निकालना है, फिर टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल निकालने के लिए t2 में से t1 को माइनस कर देंगे और जो टाइम इंटरवल जो आएगा उसी को इन्वर्स कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। बहुत ही आसान है, निकल जाएगा, हो जाएगा ना। ये इसमें हम इसका आप लोग को दूसरा केस हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इसका सेकंड केस बता देंगे। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग हम